हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। पढ़िएगा। आज फिर से मेरे साथ आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। आज मैं एक बार फिर से आप सभी को जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं आपको उत्तक सब्जेक्ट जीव विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक आज मेरा है उत्तक के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा। इसके पहले आप लोगों ने मेरा एक पहले का वीडियो कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संगठन, इसके बारे में आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे। कोशिका क्या है, किस प्रकार कोशिकीय स्तर के आधार पर जीवों की वर्गीकरण भी हम बताए थे। आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि उत्तक क्या है, उत्तक की परिभाषा और किस प्रकार सजीव का विभिन्न स्तरों से बांटते हुए कोशिका से किस प्रकार कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से हमारा शरीर का निर्माण होता है और शरीर एक इस खास प्रकार के व्यष्टियों और ऐसे कई व्यष्टियों के समूह को समुदाय कहते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे। उत्तक कितने प्रकार के होंगे। जंतु उत्तक, क्योंकि जंतु और पादप, जीव जंतु और पादप में अंतर है, अतः इसके उत्तक संरचना में भी अंतर होगा, उत्तकों में भी अंतर होगा। तो जंतु उत्तक क्या है, पादप उत्तक क्या है, इन्हें दोनों में अंतर क्या है, ये भी जानेंगे। पादप उत्तक को हम खास करके इस वीडियो में हम पादप उत्तक और उसका वर्गीकरण और उसकी विशेषताओं को हम इस वीडियो में हम जानें। आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो है यह अत्यंत असंख्य सूक्ष्म कोशिकाओं से बनता है। कोशिकीय संरचना के आधार पर जीव जंतु या पेड़ पौधे जितने भी सजीव है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो जितने भी एक कोशिकीय जीव है उसकी जितने भी मौलिक जैविक क्रियाएं हैं वह सब एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न हो जाता है। परंतु जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें असंख्य कोशिकाएं होती हैं और वो सब कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती है, ऐसा नहीं है, बल्कि वे सभी कोशिकाएं एक खास समूह में बटे होते हैं और वो समूह किसी खास प्रकार के समूह जो होती है वह एक खास का प्रकार के कार्य करेगी और उनका रचना, आकृति, बनावट, उत्पत्ति वो सब समान होंगे, तब ना वो खास प्रकार के काम करेंगे। तो कोशिकाओं के, असंख्य कोशिकाओं के समूह जो समान गुण वाले, समान उत्पत्ति वाले और रचना वाले, समान आकृति वाले और समान कार्य करने वाले कोशिका के जो समूह होते हैं उसे उत्तक कहते हैं। अब किसी खास प्रकार के अंग तंत्र में जो अंग होंगे, एक प्रकार के, जैसे हमारे शरीर में 8 प्रकार के अंग तंत्र होते हैं ना। 8 प्रकार के अंग तंत्र कौन कौन से हैं, जैसे हम बताएं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो जितने भी प्रकार के किसी खास प्रकार के जो अंग तंत्र है उसमें कई प्रकार के अंग होंगे। जैसे यहाँ देखिएगा समुदाय में बहुत सारे व्यष्टियाँ होंगे, उनके शरीर होंगे और प्रत्येक जीवित चाहे वो पेड़ पौधे हो, प्रत्येक जीव का जो शरीर है उनमें कई अंग तंत्र होते हैं जो अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं और किसी खास प्रकार के अंग तंत्र में कई अंगों के समूह से अंग तंत्र बनता है। जैसे पाचन तंत्र में हो गया पाचन ग्रंथियां हैं और पाचन अंग हैं। पाचन अंग में मुख, गुहा से लेकर के आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये सब है, सब मिल कर के काम करेगा। तो अंग तंत्र में कई अंग होंगे और ये अंग असंख्य उत्तकों से मिलकर के बनता है और ये उत्तक समान कार्य करने वाले होंगे। अब ये उत्तक जो होंगे कई कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं और ये सभी कोशिकाएं समान कार्य और समान गुण वाले होंगे, समान रचना, समान उत्पत्ति इनका होगा, ठीक है। अतः ये असंख्य समान गुण वाले, समान कार्य करने वाली कोशिका मिलकर के उत्तक बनेगा। ये सब जितने एक उत्तक के जितने भी प्रकार के कोशिका होंगे सब समान कार्य करेंगे,
तब उत्तक द्वारा एक खास कार्य को संपादित किया जाएगा। इसी प्रकार एक अंग में जितने भी उत्तक होंगे सब किसी खास कार्य को करने वाले ही होंगे। जैसे पाचन तंत्र के जितने भी अंग होंगे उन सभी अंगों का काम पचाना होगा, चाहे वो आमाशय में हो, चाहे वो छोटी आंत में हो, चाहे बड़ी आंत में हो, मतलब उसका काम मेन पचाना है। जो भोजन हम लोग करते हैं जटिल भोज्य पदार्थ उसको सरल भोज्य पदार्थ में बदलेगा और फिर जो सरल भोज्य पदार्थ है उसका अवशोषण करेगा और कोशिका तक भेजेगा। मेन उन सभी का काम है पचाना। अब उनके जितने भी अंग होंगे पचाएंगे और उन अंग के जितने भी उत्तक होंगे उनका भी वो काम पचाना ही होगा। अब उसका इस प्रकार रचना होगा, इस प्रकार की आकृति होगी ताकि वो पचाने की क्रिया में भूमिका निभाए। और एक उत्तक के जितने भी कोशिका होंगे वो सब के सब ऐसे रचना और गुण वाले होंगे जो पचाने की क्रिया करेंगे। जैसे तो हम पाचन तंत्र के बताए, इसी प्रकार जितने भी प्रकार के तंत्रिका तंत्र में होंगे तो तंत्रिका तंत्र के जितने भी सबसे छोटी जो कोशिका जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं उन सभी का काम होगा सूचनाओं को आदान प्रदान करना, यानी जो भी मैसेज हम प्राप्त करते हैं वो मैसेज को मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क से जो भी हमें ऑर्डर प्राप्त होगा उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। मेन उसका काम है सूचना का आदान प्रदान करना, संचार करना। तो उसकी रचना इस प्रकार होगी ताकि वो सूचना को जल्द से जल्द शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजे। इसीलिए तंत्रिका तंत्र जो कि सूचना का आदान प्रदान करता है तार के जैसा होता है, इसीलिए तंत्रिका तंत्र जो होता है सबसे लंबी होती है। तंत्रिका तंत्र जो होती है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है कोशिका जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, सबसे छोटी सबसे लंबी कोशिका होती है इसके कार्य के आधार पर। ठीक है, हम जानते हैं कि जितने भी प्रकार की कोशिकाओं के समूह हैं समान गुण और कार्य करने वाली जो कोशिका के समूह हैं उसको क्या कहते हैं, उत्तक। जैसे हमारे शरीर में मांसपेशियों का संकुचन होगा, फैलाव होगा, हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है, सूचना का आदान प्रदान होता है, रक्त का परिसंचरण होता है, तो इन सभी कार्य को करने के लिए जो अंग भाग लेंगे उनके जितने भी उत्तकों के समूह होगा सबका ऐसा कार्य होगा जो उस क्रिया को संपन्न करवाए। ठीक है, ये हम देखें फिर से एक बार, पहले नीचे से ऊपर चलते हैं। कोशिका हमारे शरीर का जो स्तर है, हमारे शरीर के विभिन्न स्तर को देंगे। सबसे निचला स्तर जो है जिसको कि शरीर का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ये कोशिका कहते हैं। कोशिका के द्वारा ही चूँकि हमारे शरीर का विभिन्न कार्यों का क्रियात्मक शुरू होता है, क्रिया शुरू होता है, इसीलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तथा हमारे शरीर की रचना भी कोशिका से होता है, सबसे निचला स्तर कोशिका है, इसलिए इसको रचनात्मक इकाई भी कहते हैं। कोशिका क्या है, शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। समान गुण और रचना एवं उत्पत्ति वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहेंगे और समान गुण और कार्य करने वाले उत्तकों के समूह को अंग। अंग से बनेगा हमारा अंग तंत्र। एक अंग तंत्र में कई अंग होंगे जो सब के सब समान कार्य करेंगे और अंग तंत्रों के समूह से हमारा शरीर बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शरीर का ये विभिन्न स्तर है। अब हम देखते हैं उत्तक। तो हम समझ गए उत्तक क्या है, समान गुण एवं रचना वाले तथा समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। हम अच्छी तरह जान गए, परिभाषा भी लिख दी है। आप लोग वीडियो को रोक करके आप अपने नोटबुक पर इसको उतारिए। मैं पहले बार बार बताता हूँ कि जब भी आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े तो अपने साथ जिस विषय को मैं पढ़ाना शुरू करूँगा उस विषय का बुक एंड नोटबुक दोनों रखिएगा, कलम रखिएगा और रोक करके वीडियो को और अपने नोटबुक पर इसको उतारे भी, ताकि आपको आगे के लिए भी ये काम दे देगा। बार बार वीडियो को हम मोबाइल पर देख तो सकते नहीं हैं, है ना। मोबाइल से आप कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल से ज़्यादा कॉपी और कलम से, कॉपी कलम और किताब से अपना जुड़ाव रखिए, वो आपको ज़्यादा लाभप्रद होगा। तो इसीलिए आप वीडियो को देखिए भी और साथ ही साथ नोटबुक भी अपने पास रखिए, लिखते जाइए। अब हम जानते हैं कि उत्तक जो है, चूँकि पेड़ पौधे और जीव जंतु का अलग अलग गुण है, इसके कोशिका में भी अंतर था। जीव जंतु और पादप कोशिका में अंतर देखे थे ना हम, जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर, तो निश्चित इनके उत्तकों में भी अंतर होगा। तो अब हम देखते हैं कि जंतु उत्तक और पादप उत्तक क्या है और उसमें क्या अंतर है। तो जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं इनके जो उत्तक होंगे
उसके उत्तकों को हम जंतु उत्तक कहेंगे। पेड़ पौधे की रचना जिन उत्तकों से होती है उसको हम पादप उत्तक कहते हैं। जंतु उत्तक और पादप उत्तक में क्या अंतर है, एक प्रकार का हम ये देखिएगा टेबल, ये है जंतु उत्तक और पादप उत्तक में अंतर, इसको नोट कर लें। जंतु उत्तक और पादप उत्तक में अंतर, ये आपके सामने टेबल है, हम बोल देते हैं, आप उसको नोट करते जाइएगा। जंतु उत्तक और पादप उत्तक में अंतर, सबसे पहला है, एक तरफ आप टेबल बना लीजिएगा, एक तरफ आप टेबल बना लो, एक तरफ पादप उत्तक का, एक तरफ जंतु उत्तक का। सबसे पहले पादप चूँकि आकार में बड़े होते हैं जंतुओं के अपेक्षा, तो इसमें चूँकि उत्तक भी बड़े होंगे। पादप उत्तक में सहायक उत्तक जो होता है जीवित उत्तकों की संख्या अधिक के अपेक्षा अधिक होती है। पादप उत्तक में जीवित उत्तकों की अपेक्षा जो सहायक उत्तक होते हैं वो अधिक होते हैं। वहीं जंतु उत्तक में जीवित उत्तकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। यानी पादप उत्तक में मृत उत्तक या अस्थायी उत्तक की संख्या अधिक होगी और वही जंतु उत्तक में जीवित उत्तक की संख्या अधिक होगी। दूसरा है कि पादप उत्तक की रख रखाव के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होता है जंतु उत्तक की अपेक्षा कम होती है। चूँकि जंतु के द्वारा पौधों की अपेक्षा अधिक कार्य संपादित होते हैं, अतः इसके उत्तक में भी जंतु में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है और पादप उत्तक में कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है। तीसरा अंतर यह है कि जो पादप उत्तक है वो मुख्यतः ऐसे दो प्रकार के होते हैं, विभाजोत्तकी उत्तक और सरल उत्तक, जो हम बाद में बताया है। पादप उत्तक, विभाजोत्तकी उत्तक और अस्थायी उत्तक। तो पादप उत्तक में विभाजोत्तकी उत्तक और अस्थायी उत्तक में जनरली अंतर कम देखने को मिलता है। वही जंतु उत्तक में बहुत ज़्यादा विभेदन देखने को मिलता है। सबसे बड़ा अंतर है यह कि पादप उत्तकों में उसके आकार में एवं उसकी संख्या में जीवन भर वृद्धि होती है और तीव्र गति से वृद्धि होती है। पादप उत्तकों की संख्या में भी और पादप उत्तक के आकार में भी जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। वही जंतु उत्तक एक निश्चित अवधि के बाद परिपक्वता को हासिल कर लेते हैं और उसके बाद उसका वृद्धि और संख्यात्मक वृद्धि भी रुक जाती है। पादप उत्तकों की स्थिरता के आधार पर उत्तकों का संगठन निर्भर करता है। वही जंतु उत्तक की गतियता के आधार पर उसके संगठन निर्भर करता है। पादप उत्तक में जनरली अस्थायित्व तो देखने को मिलता है, अतः पादप उत्तक के अस्थिरता के आधार पर ही उसका हम वर्गीकरण करेंगे। वहीं जंतु उत्तक में उसके गतियता के आधार पर उसका हम वर्गीकरण करेंगे और उन उत्तकों का संगठन निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम देखें कि जंतु उत्तक और पादप उत्तक में क्या अंतर है, आप लोग नोट कर लिए भी होंगे। अब आगे हम चलते हैं पादप, पहले जंतु उत्तक को हम अगले वीडियो में, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम जंतु उत्तक को अभी ब्रेक करते हैं, पादप उत्तक का वर्गीकरण करते हैं। पौधे की जो सबसे छोटी इकाई होगा कोशिका, कोशिका के बारे में, पादप उत्तक के बारे में पहले वीडियो में बताए हैं। आज हम इस वीडियो में पादप उत्तक के हम वर्गीकरण करेंगे। पौधे के में जो उत्तक होते हैं उसको मुख्यतः दो भागों में बांटेंगे। देख रहे हैं आप टेबल, हम इसमें आपको बोर्ड पर लिख दिए हैं पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू। पौधे में जो उत्तक होते हैं उसको मुख्यतः दो भाग में बांटेंगे। पहला जो है विभाज्योतकी उत्तक और दूसरा है अस्थायी उत्तक। नाम से पता चल रहा है विभाज्योतकी, यानी जिसमें विभाजन तीव्र गति से होता है, जिसमें विभाजन की क्षमता अधिक होती है, यानी इसका विस्तार, इसकी संख्या में वृद्धि तीव्र गति से होगा, उसको विभाज्योतकी उत्तक कहेंगे। और दूसरा है अस्थायी उत्तक, जो पेड़ को सहारा प्रदान करेगा और स्थिरता प्रदान करने में मदद करता है, उसको अस्थायी उत्तक कहेंगे। दोनों का कार्य भी देखने में पता चल रहा है। पादप उत्तक में जो विभाज्योतकी उत्तक होगा वो पेड़ की आकार, लंबाई या चौड़ाई, जड़ के रोम इत्यादि को वृद्धि करने में सहायक होता है। पेड़ पौधों को विभिन्न अंगों के वृद्धि करने में ये विभाज्योतकी उत्तक सहायक होता है। वही अस्थायी उत्तक जो है पेड़ पौधों को स्थिरता प्रदान करता है एवं सही से खड़ा रखने में मदद करता है, एवं साथ ही साथ पेड़ पौधे के विभिन्न प्रकार के जो कार्य होंगे जो पेड़ पौधों के द्वारा संपन्न होंगे, भोजन बनाने के लिए इत्यादि, उन सभी कार्यों को करने में भी सहायता प्रदान करेंगे अस्थायी उत्तक। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे पौधे उत्तक को, पादप उत्तक को मुख्यतः दो भागों बांटे, एक विभाज्योतकी उत्तक और एक अस्थायी उत्तक। और फिर विभाज्योतकी उत्तक भी अपने गुण और कार्य के आधार पर
और रहने के स्थान पर उनका जो स्थान होता है उसके आधार पर 3 भागों में बांटेंगे। विभाज्योतिकी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आप देख रहे हैं शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक, शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक, पार्श्वस्थ विभाज्योतिकी उत्तक और अंतर्वेशी विभाज्योतिकी उत्तक। जैसे हम यहाँ पर एक बनाते हैं, मान लिया कि कोई एक तना है। अब ये तना जो ऊपरी भाग होते हैं जिसको टूसा कहते हैं सबसे शीर्ष पर, तो जो यहाँ पर शीर्ष पर जो विभाज्योतिकी उत्तक होगा उसको शीर्षस्थ कहेंगे, जो इसकी लंबाई में वृद्धि करेगा, लंबाई में वृद्धि। इसी तरह जड़ में भी जड़ जो होता है उसकी भी जो शीर्ष पर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, शीर्षस्थ उत्तक। चाहे वो तना की जो ऊपरी शीर्ष है, जो टहनियाँ होती हैं उसके ऊपर सबसे शीर्ष पर जो उत्तक पाए जाएंगे, जो उसकी लंबाई में वृद्धि करने में सहायता करते हैं, उसको शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक कहेंगे। वही रोम वगैरह में भी या जड़ वगैरह में भी जो सबसे नीचे जो है, जो शीर्ष पर होती है, जो उसकी जड़ की लंबाई में वृद्धि करेंगे। बरगद को पेड़ को देखते हैं ऊपर से जो रेशाएं लटकते रहती है, बहुत कोमल रहेगा, है ना, और उसकी लंबाई वृद्धि करता है। वो कोमल जो टूसा पर जो उत्तक होते हैं उसको क्या कहते हैं, शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक। और पार्श्व मतलब क्या होता है, चारों तरफ ये यहाँ जो है पार्श्व, उसको क्या कहेंगे, जो तना के चारों ओर जो इसकी मुख्यतः मोटाई है ना बढ़ाएगा, मजबूती प्रदान करेगा, जो उसका चौड़ाई में वृद्धि करेगा, उसको क्या कहेंगे, पार्श्वस्थ। और जो अंतः में पाया जाएगा उसको अंतर्वेशी। नाम से पता चल रहा है, शीर्षस्थ ऊपर पाया जाएगा, पार्श्वस्थ किनारों में, और अंतर्भाग में जो पाया जाएगा उसको अंतर्वेशी कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक हम लिख दिए हैं, ये है, मान लें कि पौधा का कोई अंग है तो सबसे ऊपर जो है शीर्षस्थ, है ना, और जो बीच में जो है अंदर में है उसको क्या कहते हैं, अंतर्वेशी, और किनारों पर जो हैं उसको क्या कहते हैं, पार्श्वस्थ विभाज्योतिकी उत्तक। इस प्रकार से विभाज्योतिकी उत्तक कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और विभाज्योतिकी उत्तक। अब इसमें हम देखेंगे कि विभाज्योतिकी उत्तक का क्या विशेषता है। विभाज्योतिकी उत्तक चूँकि कोशिका विभाजन में सबसे ज़्यादा ये क्षमता रखता है, कोशिका अधिक से अधिक विभाजन कर करके कोशिका का आकार को बढ़ाने में और कोशिका की संख्या को बढ़ा करके पौधे की आकार को वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ इसमें विभाज्योतिकी उत्तक में वृद्धि क्षेत्र का कार्य अधिक होता है, यानी उसको फिर से वही बता रहे हैं, ये पौधे की विभिन्न अंगों को वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इसकी विशेषता है, विभाज्योतिकी उत्तक की कोशिकाएं प्रायः छोटी होती है और गोलाकार होती है। विभाज्योतिकी उत्तक की कोशिकाएं अपेक्षाकृत अन्य उत्तकों की अपेक्षा छोटी छोटी होती है और गोलाकार होती है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है विभाज्योतिकी उत्तक की, वो पतली और लचकदार होती है। इसमें बहुत सटे सटे होते हैं, यानी जो विभाज्योतिकी उत्तक जिन कोशिकाओं से मिलकर के बनता है उनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं के बराबर होता है। यानी विभाज्योतिकी उत्तक में जितने भी उत्तक होंगे प्रत्येक गोलाकार होंगे और प्रत्येक एक दूसरे से बिल्कुल सटे सटे होंगे। विभाज्योतिकी उत्तक के कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं के बराबर होता है, और इसमें संश्लेषण की क्रिया सबसे तीव्र गति से होती है, तब ना इसके निर्माण सबसे अधिक होगा, इसकी कोशिका का आकार तीव्र गति से बढ़ेगा, है ना। विभाज्योतिकी उत्तक वृद्धि और विभाजन में सहायक करती है। पौधे के विभिन्न आकारों में वृद्धि, साथ ही साथ एक तना से दूसरे तना बनेंगे, पार्श्वस्थ का काम होगा। यहाँ पर नया तना फूट जाएगा, नया शाखाएँ फूटेगा, इसकी आकार में वृद्धि होगा, चौड़ाई में वृद्धि होगा, नए नए शाखाएँ फूटेंगे। इन सभी का काम विभाज्योतिकी उत्तक। अब फिर से बता रहे हैं, विभाज्योतिकी उत्तक में शीर्षस्थ जो है इसकी लंबाई वृद्धि करेगा, और अंतर्वेशी जो है इसकी चौड़ाई वृद्धि करेगा, और पार्श्वस्थ जो है नई शाखाओं को या नए नए अंगों को विकसित करने में मदद करते हैं। तो यह है पादप के विभिन्न प्रकार के उत्तक जिसको हम अभी बताए हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक जो पेड़ पौधे को सहारा प्रदान करते हैं, सीधे खड़ा रखने में मदद करते हैं और स्थिरता प्रदान करते हैं। विभिन्न मौसम के विभिन्न परिस्थितियों में, आंधी से, वर्षा से इत्यादि से पेड़ पौधे खड़े रहें, टूटे नहीं। साथ ही साथ पेड़ पौधे में जो पत्तियों में भोजन बनता है, नीचे से जड़ से जो भोजन ऊपर तक जाता है, जो जाइलम फ्लोएम, इन सभी का काम जो है अस्थायी उत्तक के द्वारा हो। अब अस्थायी उत्तक देख रहे हैं कि पेड़ पौधे की अस्थायी उत्तक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अस्थायी उत्तक,
तीन प्रकार के होते हैं। पहला देख रहे हैं साधारण अस्थाई उत्तक, सरल अस्थाई उत्तक, दूसरा है जटिल अस्थाई उत्तक और तीसरा है विशिष्ट उत्तक। ये तीनों अस्थाई उत्तक हैं। पादप के हम विभाज्योतिकी उत्तक देख लिए जो उसकी आकार वृद्धि करेगा। अस्थाई उत्तक उसको सहारा प्रदान करेगा, स्थिरता प्रदान करेगा, और इसके लिए इसके गुण के आधार पर अस्थाई उत्तक को हम तीन भागों में बांटे, सरल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई उत्तक और विशिष्ट अस्थाई उत्तक। अब साधारण या सरल अस्थाई उत्तक भी तीन प्रकार के होते हैं। इसके गुण और कार्य के आधार पर साधारण अस्थाई उत्तक को हम तीन भागों में बांटेंगे। पहला है मृदु उत्तक या पैरेन्काइमा, मृदु उत्तक या पैरेन्काइमा। दूसरा है स्थूल कोण उत्तक या कॉलेनकाइमा। तीसरा है दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, फिर से अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। सरल अस्थाई उत्तक के तीन वर्गों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, यानी मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। इसी प्रकार जटिल अस्थाई उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो पौधे का संवहन उत्तक कहलाता है। पौधे में जो संवहन क्रियाएं जो होती है, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को जैसे जल और खनिज लवण को परिवहन होता है जड़ से जो पत्तियों तक होता है, जिसमें कि प्रकाश क्रिया में जल का प्रयोग होता है, तो वो जल से जो जल गया पत्तियों तक वो जाइलम के द्वारा। इसी प्रकार पत्तियों में जो भोजन बनता है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है वो फ्लोएम के द्वारा। इस तरह ये इसका काम मुख्यतः परिवहन करना है। तो जाइलम और फ्लोएम ये जटिल अस्थाई उत्तक के अंतर्गत आता है। यानी जटिल अस्थाई उत्तक को हम दो भागों में बांटेंगे, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। इसी प्रकार किसी खास प्रकार के कार्य को संपन्न करने के लिए एक प्रकार के और से उत्तक होते हैं। पौधे में अस्थाई उत्तक को एक और भागों में बांटा गया है, विशिष्ट उत्तक। विशिष्ट उत्तक के भी दो भेद हैं, एक है रक्षोत्मक विशिष्ट उत्तक और दूसरा है ग्रंथिल विशिष्ट उत्तक। इसका मुख्य काम है पेड़ पौधों की रक्षा करना और पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों में ग्रंथि नुमा जो रचनाएं होती हैं उसको बनाने में ये ग्रंथिल उत्तक का काम होगा। अब हम बारी बारी से हम ये इन तीनों उत्तक को देखते हैं। साधारण अस्थाई उत्तक जो है मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक, इसका वर्गीकरण हम देखते हैं। इसके पहले हम एक बार फिर से पहले यहाँ पर चलते हैं फिर से विभाज्योतिकी उत्तक और अस्थाई उत्तक में अंतर क्या है। अभी इसको आगे बताया थे। अभी इसके पहले हम जंतु उत्तक और पादप उत्तक में अंतर बताया। अब हम जो पादप उत्तक के दो भेद हैं, विभाज्योतिकी उत्तक और अस्थाई उत्तक, इनमें क्या अंतर है इसको देखिएगा। ये विभाज्योतिकी उत्तक और अस्थाई उत्तक में अंतर है, उसको आप चलिए नोट कर लीजिए, हम बोल देते हैं। पहला तो है कि विभाज्योतिकी उत्तक जनरली गोल आकार का होगा, निश्चित गोल आकार का होगा, और इसमें अस्थाई उत्तक कई विभिन्न आकारों के होते हैं, बेलनाकार या जैसे कई आकारों में होंगे, बेलनाकार, शंक्वाकार, स्तंभाकार। तो देखिएगा विभाज्योतिकी उत्तक की कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी और भी अविभेदित होती है। विभाज्योतिकी उत्तक की कोशिकाएं छोटी छोटी और अविभेदित होती है, जबकि अस्थाई उत्तक की कोशिकाएं बड़ी और विभेदीकृत होती है, यानी बटे हुए होते हैं। विभाज्योतिकी उत्तक की कोशिकाओं के बीच जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। वही अस्थाई उत्तक की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान बहुत देखने को मिलता है, अधिक होती है। विभाज्योतिकी उत्तक में रसधानियाँ नहीं होती है, वही अस्थाई उत्तक में रसधानियाँ बड़े बड़े पैमाने पर मिलते हैं देखने को। विभाज्योतिकी उत्तक में केंद्रक उत्कृष्ट होते हैं, मतलब विकसित होते हैं, और अस्थाई उत्तक में केंद्रक विभाज्योतिकी उत्तक के समान उत्कृष्ट नहीं होते हैं, यानी कम उत्कृष्ट होते हैं। विभाज्योतिकी उत्तक की कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है और अस्थाई उत्तक की कोशिका भित्ति मोटी, इसके अपेक्षा मोटी होती है। इसके बाद विभाज्योतिकी उत्तक में कोशिकाएं निरंतर तीव्र गति से वृद्धि होती है, वही अस्थाई उत्तक की कोशिकाओं में आकार में एवं गुणन में संख्या में वृद्धि नहीं के बराबर होता है, कम होती है। ठीक है, इस तरह विभाज्योतिकी उत्तक और अस्थाई उत्तक में अंतर हम एक बार देख लीजिए। इसका मुख्य काम है शरीर का, पौधे की आकार
में वृद्धि करना, विभिन्न अंगों को विकसित करना और अस्थायी उत्तक का काम पौधे को स्थिरता प्रदान करना। अंतर भी बता दिए। चलिए आगे चलते हैं। साधारण अस्थायी उत्तक, विभाज्योतिकी उत्तक के स्थायी उत्तक के जो 3 भाग हैं, साधारण अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक और विशिष्ट उत्तक। तो साधारण उत्तक के जो 3 भाग हैं, पहला है पैरेन्काइमा या मृदु उत्तक, पैरेन्काइमा या मृदु उत्तक। दूसरा है कॉलेन्काइमा या स्थूलकोण उत्तक। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ उत्तक। ये देख लीजिएगा, पैरेन्काइमा या मृदु उत्तक के बारे में हम बता रहे हैं। ये पैरेन्काइमा जो होते हैं, इनके अनुप्रस्थ सेक्शन और अनुदैर्घ्य सेक्शन, ये अनुप्रस्थ और ये अनुदैर्घ्य सेक्शन को हम बता रहे हैं। ये पतली भित्ति वाले होते हैं। हम पहले ही बताए हैं कि जितने भी ये इसके पतली भित्ति हो, लेकिन इसमें इसके जो कोशिका भित्ति होती है मोटी होती है, लेकिन इसमें भी जो मृदु उत्तक होती हैं उसके जो कोशिकाएं होते हैं अपेक्षाकृत पतली और उसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इसमें संख्या में भी वृद्धि होती है। इसके बाद यदि किसी संख्या वृद्धि होगी तो इसका मृदु उत्तक की कोशिकाएं में वृद्धि अपेक्षाकृत होती है और इसमें कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत पतली होती है। इसका मुख्यतः काम है भोज्य पदार्थों एवं जल का संचय करना। समझे, इसका मुख्य काम क्या है? भोज्य पदार्थों एवं जल का संचय करना। कुछ पौधे जिसमें कुछ उत्सर्जित पदार्थों का भी निष्कर्षण होता है, जैसे टेनिन, रेजिन इत्यादि। तो टेनिन, रेजिन इत्यादि, गोंद इत्यादि का संचय भी मृदु उत्तक में यानी पैरेन्काइमा में होती है। दूसरा है स्थूलकोण उत्तक यानी कॉलेन्काइमा। यह कोमल वायवीय भागों के लचीलापन एवं तन्यता दोनों प्रदान करती है। जो पौधे को जो भाग कोमल होते हैं, वायवीय होते हैं, जो वायु में होते हैं, जैसे पत्तियां, छोटे छोटे तने, उन सभी को लचीलापन एवं तन्यता प्रदान करने में सहायता कौन करते हैं? ये स्थूलकोण उत्तक। इसी कारण पौधे की जो पत्तियां होती है या शाखाएं होती है, हवा चलती है फिर भी वो उसको टूटने नहीं देते हैं, है ना, उसको दृढ़ता प्रदान करते हैं, है ना, और लचीलापन भी प्रदान करते हैं। यदि क्या कहलाता है, यदि तेज़ हवा आएगा और उसमें लचीलापन नहीं होगा, बिल्कुल स्थिर रहेगा तो तोड़ देगा। इसलिए उसको मूवमेंट होने देता है, यानी हवा की गति की दिशा में वो घूम करके टूट नहीं पाता है। यानी पौधे को लचीलापन प्रदान करता है विभिन्न अंगों को, चाहे वो पत्ती हो या तना हो, ताकि वो तेज हवा में या वर्षा में टूट नहीं पाए। तो ये स्थूलकोण उत्तक का काम है कॉलेन्काइमा का। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ उत्तक। इसकी कुछ नाम से ही पता चला अपेक्षाकृत दृढ़ होंगे, स्थिरता प्रदान करेंगे। इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है एवं इसमें कोशिकाएं मृत होती है। इसमें जीवित कोशिका अधिक होगी मृदु उत्तक में, और दृढ़ उत्तक में मृत कोशिकाएं अधिक होगी। ये पौधे के मुख्यतः सबसे ज़्यादा जटिलता प्रदान करता है। पौधे के जो सबसे मोटी भाग होती है तना की, मोटी तना, या फिर जो नारियल वगैरह फल देखते हैं तो फल का जो ऊपरी छिलका होता है या कठोर आवरण होता है उसके निर्माण में सहायता करता है। ये रेशेदार छिलके या सेब का जो ऊपरी भाग होता है, जो कड़ा, नाशपाती का ऊपरी भाग, फल का जो ऊपरी भाग होता है जो उसको दृढ़ता प्रदान करता है, उसके निर्माण में सहायक होता है दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब एक बार फिर से पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अंतर जो हम ये देख रहे हैं, मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ कोण उत्तक में अंतर आप लोग नोटबुक पर लिखना शुरू कर दीजिएगा। एक तरफ बनाइएगा, टेबल बना लें, एक तरफ मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक, यानी पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अंतर। देखिएगा, पहला पैरेन्काइमा, इसमें जीवित उत्तक होते हैं। क्लोरेन्काइमा में जीवित और मृत दोनों उत्तक होते हैं, और दृढ़ उत्तक में अपेक्षाकृत मृत उत्तक होते हैं। दूसरा अंतर, मृदु उत्तक यानी पैरेन्काइमा की कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत पतली होती है, और स्थूलकोण उत्तक की कोशिका भित्ति अनियमित होंगे, पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, और दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत मोटी होगी और उसकी मोटाई भी लगभग समान होगी। इसमें कहीं मोटी कम, कहीं मोटी, स्थूलकोण उत्तक की जो कोशिका भित्ति होती है कहीं कम मोटी, कहीं अधिक मोटी, कहीं पतली होगी, लेकिन दृढ़ उत्तक की कोशिका समान रूप से मोटी होती है।
इसके बाद है तीसरा अंतर है कि पैरेन्काइमा की जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, उसमें सेलुलोज का जमाव नहीं होता है। वैक्टीन एंड सेलुलोज का जमाव जो कोशिका भित्ति में वैक्टीन और सेलुलोज होती है, पैरेन्काइमा में नहीं के बराबर होती है। वहीं स्थूल कोण उत्तक में सेलुलोज का जमाव होता है और जो दृढ़ उत्तक होता है इसमें सेलुलोज के अतिरिक्त एक लिग्निन नामक पदार्थ होती है, उसका जमाव होता है। ये लिग्निन के कारण ही इसकी कोशिका भित्ति अधिक जटिल और मोटी और कम मजबूत होती है। चौथा अंतर है कि मृदु उत्तक जो होती है इसमें गुहा नहीं होती है, खाली स्थान नहीं होती, इसमें गुहा होती है और चौड़ी होती है। स्थूल कोण उत्तक में गुहा चौड़ी होती है, जिसके कारण इसको ये लचीलापन प्रदान करता है, और दृढ़ उत्तक में गुहा संकरी होती है। ये पैरेन्काइमा जो है पौधे के जो मरम्मत एवं विभिन्न अंगों के उपचार में सहायता प्रदान करती है। कॉलेनकाइमा भोजन निर्माण के साथ साथ भोजन की संग्रह में भी मदद करती है, और स्क्लेरेन्काइमा जो है इसका कोई खास कार्य नहीं होता है, ये सिर्फ पेड़ पौधे को स्थिरता प्रदान करते हैं, जटिलता प्रदान करते हैं। इसके बाद तीसरा अंतर, मृदु उत्तक ये प्रायः लचीलापन प्रदान करता है। मृदु उत्तक पौधे के विभिन्न अंगों में लचीलापन प्रदान करता है। स्थूल कोण उत्तक जो है स्थिरता भी प्रदान करता है और लचीलापन भी प्रदान करता है, और दृढ़ उत्तक सिर्फ उसको स्थिरता प्रदान करेगा, सीधे खड़ा रखने में मदद करेगा, मूवमेंट नहीं होने देगा। ये पैरेन्काइमा जो है प्रायः जड़, तना और पत्तियों और फल में प्राप्त होते हैं, और कॉलेनकाइमा जो है पौधे के पत्तियों एवं जो नए तना है, इसमें नए तना भी ये है, और जो युवा तना उसमें प्रदान करते हैं, और स्क्लेरेन्काइमा जो है पौधे के परिपक्व भागों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें बताया हम पौधे के जो अस्थायी उत्तक है उसमें जो सरल अस्थायी उत्तक है उसके तीन भेद, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्या है, और ये कहाँ पाए जाते हैं और इनमें अंतर क्या है, ये हम लोगों ने देखा। अब आगे चलते हैं एक बहुत ही प्रमुख प्रकार का उत्तक पौधे का, जटिल अस्थायी उत्तक है ना, जिसको कि हम संवहन उत्तक भी कहेंगे। संवहन उत्तक को मुख्यतः दो भागों में बांटेंगे, जाइलम और फ्लोएम। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों को क्वेश्चन में अक्सर पूछता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है। जाइलम नाम से पता चला है, जाइलम जल को ले जाने वाला जाइलम, और जो पौधे में जो फल बना, स्टार्च बना, मंड बना, उसको ले जाने वाला फ्लोएम है ना। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम में मुख्यतः अंतर इस प्रकार आप समझिए। जाइलम और फ्लोएम में कौन कहाँ पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम मेरे तना में जो जड़ से जल को एवं खनिज लवण को जड़ से ले जाता है पत्तियों तक, और इसके लिए जल को यहाँ से ले जाने के लिए पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जरूरी है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पत्तियों में जल का सांद्रण कम जाता है, तो जल का सांद्रण कम हो जाने से जल का परिवहन जड़ से पत्तियों की ओर अर्थात अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर होना शुरू हो जाता है, और इस प्रकार से जाइलम उत्तक के द्वारा जल एवं खनिज लवण का परिवहन पत्तियों की ओर होगा। और एक चीज और जान लीजिए, जाइलम उत्तक में जल का परिवहन होता है एक दिशा होता है, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, यानी जड़ वाली भाग से तना और तना से पत्तियों की ओर एक दिशा होगा। ठीक है, जाइलम उत्तक जो होता है पौधे के अंतः भाग में पाया जाएगा, और फ्लोएम उत्तक जो होते हैं वो पत्तियों में जो भोजन बनता है, स्टार्च बनता है, मंड बनता है, उसका जो फल यानी निर्माण हुआ उस भोज्य पदार्थ को परिवहन पौधे के विभिन्न भागों में, पत्ती से लेकर के फूल, फल, ऊपरी भाग और साथ ही साथ जड़, तना सब में जाएगा। तो जो फल का निर्माण हुआ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम उत्तक करेगा, और ये फ्लोएम उत्तक में जो भोज्य पदार्थ होता है उसका परिवहन होता है, और ये द्विदिशीय होता है, यानी दोनों ही भाग में हो, दोनों ही दिशा में हो, ऊपर की ओर भी होगा, नीचे की ओर भी होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये प्रायः पार्श्व भाग में पाए जाते हैं फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम
जाइलम और फ्लोएम में अंतर देखने को मिलेगा। फिर पहले तो मेन कार्य समझ लीजिए। जाइलम का मेन काम होता है जल एवं खनिज लवण का परिवहन, जड़ से होते हुए, तना से होते हुए पत्तियों तक। और फ्लोएम का कार्य है पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोज्य पदार्थ का निर्माण हुआ, उस भोज्य पदार्थ जो पत्ती में बना, वो पत्ती से पौधे के विभिन्न भागों तक उसका संवहन परिवहन होगा फ्लोएम तक ये द्वारा। ठीक है, अब जाइलम और फ्लोएम में अंतर पहले देख लीजिएगा। जाइलम और फ्लोएम के मुख्यतः भाग देख लीजिएगा। जाइलम उत्तक के मुख्यतः 4 भाग हैं। जाइलम उत्तक के 4 घटक होते हैं। जाइलम उत्तक में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला है ट्रैकीड्स, दूसरा है वाहिकाएं, तीसरा है जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाएं से बनी होती है। ट्रैकीड्स, वाहिकाएं, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। देख लीजिएगा, ट्रैकीड्स या वाहिकाएं ये एक कोशिकीय संवहन नलिकाएं हैं जो लंबी और बेलनाकार और खोखली होती है। यह मृत कोशिकाओं की बनी होती है। कि और जान लीजिएगा, जाइलम उत्तक जो है मृत कोशिका की बनी होती है और फ्लोएम उत्तक जीवित कोशिका की बनती है। तो जाइलम उत्तक की जो ट्रैकीड्स है यानी वाहिनिकाएं, इसकी कोशिकाएं लंबी लंबी नलिकाएं होती है जो संवहन करने का काम करती है। इसकी कोशिकाएं लंबी और बेलनाकार होती है, बीच में खोखली होती है जिससे होकर के जल का परिवहन होता है। दूसरा है वाहिकाएं, पहला था वाहिनिकाएं। एक मिनट, जाइलम और फ्लोएम पर जरा विस्तार से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। ये संवहन उत्तक है। जाइलम एंड फ्लोएम, इसका मेन काम है जल एवं खनिज पदार्थ का परिवहन, और इसका जो है मुख्य काम है भोज्य पदार्थ का परिवहन। कहाँ से कहाँ तक? तो जड़ से पत्तियों तक। ये एक दिशिया होता है, एक दिशिया। ये काम कहाँ? पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक। पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक। इसमें परिवहन क्या होगा? द्विदिशीय होगा, है ना। अब दोनों शामिल होगा। अब आगे है कि जाइलम उत्तक कितने प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं, यानी जाइलम उत्तक के घटक। जाइलम उत्तक के घटक 4 प्रकार की जाइलम उत्तक के घटक हैं। पहला है वाहिनिकाएं, नोट भी करते जाइए आप लोग। दूसरा है वाहिकाएं, तीसरा है जाइलम फाइबर और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम उत्तक, जाइलम उत्तक के घटक। पहला है वाहिनिकाएं, दूसरा वाहिकाएं, तीसरा है जाइलम फाइबर, और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा। तो वाहिकाएं जो होती हैं, वाहिनिकाएं पहले हम बता रहे हैं। वाहिनिकाएं जो बेलनाकार खोखली नलिकाओं की बनी होती है, यह मुख्यतः जल का परिवहन करने का काम करता है। वाहिकाएं ये अत्यंत लंबी और नुकीलेदार बहुकोशिकीय रचनाएं के मिलकर के बनती है। इसकी कोशिकाओं में लिग्निन पाई जाती है।
तीसरा है जाइलम फाइबर, ये जाइलम में पाई जाने वाली स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, इसकी दीवार मोटी होती है और उसको लचीलापन प्रदान करता है। और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा, इसकी कोशिकाएं भी जीवित होती है और जाइलम के अंदर होती है। इसका कार्य मुख्यतः भोजन का संग्रह करना भी होता है। मेन ये दोनों काम है, जल को परिवहन करना, इसको लचीलापन प्रदान करना, और ये भोजन को संग्रह भी करता है। ठीक है, इस तरह से जाइलम उत्तक के घटक 4 हैं, 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। ये दोनों का काम है परिवहन करना, ये लंबी कोशिकाओं से बनी होती है। और ये जाइलम फाइबर जो होती है लचीलापन प्रदान करता है, जाइलम पैरेन्काइमा जो है कुछ भोजन को संग्रह करने में मदद करते हैं। इसी प्रकार फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम उत्तक के भी 4 घटक हैं। फ्लोएम उत्तक मुख्यतः इसका काम है जो पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ बनेगा, इसको कहाँ पौधे के विभिन्न भागों में द्विदिशीय स्थानांतरण करेगा, परिवहन करेगा। इसमें ये जाइलम उत्तक जो होते हैं प्रायः मृत कोशिकाओं के बनती हैं और फ्लोएम उत्तक जीवित कोशिका के बनते हैं। ये इसकी प्रमुख घटक हैं चालनी नलिकाएं, दूसरा है साथी कोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा है फ्लोएम फाइबर। ये 4 प्रकार की तत्वों से बने होते हैं फ्लोएम उत्तक। इसका मुख्य काम है भोजन जो पत्तियों बनता है उसको पौधे के विभिन्न संपूर्ण भागों में परिवहन करना। संवहन ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में होते हैं, है ना। अब हम देखते हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है, आप इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नोट कीजिए, नोटबुक पे कलम निकालिए। एक तरफ टेबल बना लीजिए जाइलम और एक तरफ फ्लोएम, एक तरफ जाइलम और एक तरफ फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम का टेबल बनाएं। चलिए देखिए, जाइलम उत्तक मुख्यतः जल एवं खनिज लवण का परिवहन जड़ से पत्तियों तक करता है। जाइलम जैसे जल याद कीजिएगा, फ से फ्लोएम, फ से फल। तो जाइलम जल का परिवहन और फ्लोएम फल मतलब जो भोज्य पदार्थ बना उसका परिवहन करता है। जाइलम उत्तक में फिर से बता रहे हैं भोज्य पदार्थ का परिवहन जड़ से पत्तियों तक, फ्लोएम में पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक होता है। जाइलम में परिवहन एक दिशीय होता है, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, और फ्लोएम में द्विदिशीय, नीचे से ऊपर की ओर भी और ऊपर से नीचे की ओर भी होता है। जाइलम उत्तक संवहन की श्रृंखला के घटक होते हैं और फ्लोएम उत्तक चालनी नलिका एवं संवहन श्रृंखला के वाहिकाओं एवं वाहिकाओं के द्वारा होते हैं। जाइलम उत्तक में प्रायः मृत कोशिकाएं होती हैं और फ्लोएम उत्तक में प्रायः जीवित और मृत दोनों होती है। जाइलम उत्तक प्रायः मृत कोशिकाओं की बनी होती है और फ्लोएम उत्तक जीवित और मृत दोनों प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। जाइलम उत्तक प्रायः तना के अंतस्थ भाग में पाए जाएंगे और फ्लोएम उत्तक पार्श्वस्थ भाग में पाए जाएंगे। जाइलम उत्तक जो होते हैं पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं, परंतु फ्लोएम उत्तक पौधे को यांत्रिक सहायता नहीं के बराबर प्रदान करते हैं। अगला है जाइलम उत्तक जो है वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव के कारण, वाष्पोत्सर्जन अभी बताए थे, वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों में सांद्रण जल का कम जाएगा, जिससे कि जल का परिवहन उच्च सांद्रण से नीचे से कम सांद्रण की ओर यानी पत्तियों पर होगा। जबकि फ्लोएम उत्तक के द्वारा फलों का यानी भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण उत्तक में एटीपी ऊर्जा के इस्तेमाल करते हुए होता है। यह परासरण दाब बढ़ा देता है और फ्लोएम से पदार्थ का उन उत्तक की ओर भोज्य पदार्थ को भेजता है। यानी जाइलम उत्तक में जल का परिवहन विसरण की क्रिया के द्वारा होता है, सीधे इस तरह समझें, और फ्लोएम उत्तक में जो भोज्य पदार्थ का परिवहन परासरण की क्रिया के द्वारा होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इस प्रकार हम अभी हम देखें पौधे के उत्तक विभिन्न प्रकार के क्या हैं, उनका क्या क्या कार्य है, उनके क्या गुण हैं। अगले वीडियो में हम फिर से उत्तक में ही हम
जंतु उत्तक के बारे में हम समझेंगे। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उनके गुण, रचना और कार्य क्या होगी। ठीक है, तो इतने देर तक आप वीडियो देखें, अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा और फिर से अगले वीडियो को देखेंगे जंतु उत्तक में, मिलेंगे फिर से। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते आएंगे, गुड बाय।